हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 1 कंटिन्यूएशन में था यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए। ये दृष्टि की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 1 और 25 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने पार्ट 1 में। पार्ट 2 करेंगे, इसको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे। 26 से 75 क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे पार्ट 3 में कर लेंगे। जो कैंडिडेट नए हैं उनके लिए बता दूं, जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज भी हम लोग कर रहे हैं आरओ के लिए। इसके 7 टेस्ट कर लिए हैं प्ले लिस्ट पे, पार्ट बाई पार्ट सब कुछ सीक्वेंसली अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। और यूपीपीसीएस प्री के लिए 2 टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। देह की कर रहे हैं, इसका चौथा टेस्ट कंटिन्यूएशन में है। और दृष्टि को कल शुरू किया, टेस्ट 1 शुरू किया था, 25 क्वेश्चन हो गए थे। आज करते हैं 26 से। ठीक है, तो जीएस वर्ल्ड को और देह को भी हम लोग ठीक से कर रहे हैं, इनको देखते रहें, ये हेल्प करेगा आप लोगों को। चलिए 26 देखिए। यहाँ पे 26 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्रोडक्ट इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता। ये इको मार्क स्कीम है क्या? इस योजना के तहत बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लाया गया है, उत्पादों को लाया गया है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक को कैसे पता चलेगा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? उसके लिए लेबल करना पड़ेगा। लेबल समझ रहे हैं ना? लेबल यानी ठप्पा लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग एग मार्क का ठप्पा देखते हैं, वेजिटेरियन कोई प्रोडक्ट है उसका मार्क देखते हैं, ये ग्रीन कलर का बिंदु रहता है ना वेजिटेरियन में। इन सभी प्रोडक्ट्स की लेबलिंग करने के लिए इस स्कीम को लाया गया, इको मार्क स्कीम को। अब हम लोग को देख लेना है कि ये प्रोडक्ट हैं कौन कौन से। लेकिन इन उत्पादों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, जिनमें से कुछ जैसे साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ, पेंट हुआ, फूड के जो आइटम हुए, लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसे स्नेहक तेल बोला जाता है, पैकेट के जो मटेरियल हैं, पैकेजिंग जिनकी की जाती है, बूट का सब्स्टिट्यूट हुआ, बूट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो हुए, इलेक्ट्रिकल गुड्स हुए, प्लास्टिक कॉस्मेटिक वाले आइटम, लेदर, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, अग्निशामक वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट इस योजना के अंतर्गत लाए गए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपने देखा लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी है इको मार्क योजना के तहत। लकड़ी के विकल्प, ये भी है। अग्निशामक, ये सभी हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। ये भारत सरकार की योजना है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी जिसे BIS बोलते हैं, इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये इतनी बातें इको मार्क योजना के बारे में है। चलिए 27 देखिए। किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाज आधारित है, ग्रेन बेस्ड है, बिहार करेक्ट आंसर है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट आजकल पूछने लगा है थोड़ा कठिन बना के क्वेश्चन, तो पूर्णिया लगा देना, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। और इसकी खास बात क्या है, ये देश का पहला ग्रेन बेस्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट है। ठीक है, चलिए 28 देखिए। 28 में पूछा गया है, कणकीय प्रदूषक यानी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के संबंध में बताना। पार्टिकुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? बहुत छोटा यानी माइन्यूट, माइक्रोन साइज के जो कण होते हैं। जैसे एरोसोल हम लोग पढ़ते हैं, एरोसोल में क्या होता है? ये माइक्रोन, बहुत छोटे छोटे साइज के कण होते हैं। यानी एक तरह से एरोसोल को ही कणकीय प्रदूषक बोला जाता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे एरोसोल को लिखूँ माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये इस बात सही लिखी है, ये बिल्कुल सही लिखी है। यानी जो बहुत छोटे आकार के सॉलिड कण हैं वो एरोसोल हैं। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ सॉलिड ही हो। यानी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट या कणकीय प्रदूषकों के अंतर्गत सिर्फ छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल नहीं आते हैं, इसके साथ साथ लिक्विड के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट या कणकीय प्रदूषकों के बारे में बिल्कुल कॉमन सी बात क्या सीख ली? ये सॉलिड भी हो सकते हैं और ये लिक्विड भी हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना। इसी बात से हम लोग इस पॉइंट को गलत कर देंगे। कणकीय प्रदूषक केवल एरोसोल के रूप में होते हैं। यहाँ पे केवल लिखा है ना, तो केवल एरोसोल तो नहीं होते हैं। एरोसोल यानी सॉलिड। एरोसोल जैसे ही माइंड में आए तो सॉलिड माइंड में आना चाहिए। यानी सॉलिड जो पार्टिकल है वो एरोसोल है। 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, यानी नसल पैसेज में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। और अगर ये बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे 0.10 माइक्रोन, तब तो ये सब कहाँ पे पहुँच जाएगा? आपके फेफड़ों तक पहुँच जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक होमवर्क बताइए जल्दी से। व्हीकल देख रहे हैं, वाहन देख रहे हैं, रोड पे देख रहे हैं। व्हीकल्स के द्वारा जो एमिशन हो रहा है वो किसका हो रहा? लेड का हो रहा। तो ये जो लेड है, लेड मेजर एयर पोल्यूटेंट माना जाता। और भारत जैसे देश में इस पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वाहन बहुत हैं, व्हीकल्स बहुत हैं। और लेड अफेक्ट किसको करता है? RBC डेवलप ही नहीं हो पाती हैं।
आरबीसी जो हो भी जाती हैं वो मैच्योर नहीं हो पाती, ये सब समस्याएं आ जाती हैं। चलिए खैर, कोरोना ने हम लोगों को मास्क लगाना तो सिखा दिया एटलीस्ट। 29 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? यूपी का चौथा। पहला फैक्ट ये याद रखना है, यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 4 हो गए, और इसका नाम है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी क्या हो गया? ये टाइगर रिजर्व हो गया। टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं? 53। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 53 टोटल टाइगर रिजर्व में, और ये 53वां ही है, ठीक है, सबसे लास्ट है। अभी तक की स्थिति 53 ही है। उत्तर प्रदेश का चौथा है और इंडिया लेवल पे 53वां है। रानीपुर है कहाँ पे? ये चित्रकूट में है। और चित्रकूट कहाँ है? ये बुंदेलखंड का पार्ट है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो अब टाइगर रिजर्व भी बन गया है, बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। पहले ऑप्शन में लिखा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में कुछ बताएंगे? दुधवा के बारे में हम लोग जानते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क को देख लीजिए किन किन भागों में बांटा गया, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला भाग है दुधवा सफारी जोन, दूसरा भाग है सोनारीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सोनारीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई और कतनिया घाट, ये तीनों ही दुधवा नेशनल पार्क के भाग हैं। फिर दूसरा है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में तो जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एरिया में 2000 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैला हुआ है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में है, इवन 4-5 में है, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एक्सटेंशन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा। और ये तीसरा है सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये महाराजगंज में है। कहाँ लिखूँ मैं, तो जगह ही नहीं बची, यहीं पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, महाराजगंज, महाराजगंज। चलिए 30 कीजिए। दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित कर रही है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, करंट अफेयर्स। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ये जो ड्रग वेयर हाउस हैं सभी जिलों में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ताकि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। यहाँ पे 75 करेक्ट है। चलिए 31 देखिए, 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे जल दिवस पूछा जाए, पृथ्वी दिवस पूछा जाए, बायोडाइवर्सिटी डे पूछा जाए, वो 22 मार्च और 22 मई अब गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई नया दिवस है तो उसको तो ज़रूर याद कर लिया कीजिए। इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल के मई मंथ में, मई के महीने में, मई महीने का तीसरा फ्राइडे, ठीक है। तो ये तो बहुत मुश्किल है याद रख पाना। इस बार जो तीसरा फ्राइडे पड़ रहा था वो 20 मई को पड़ा, तो इन्होंने डेट ही पूछ लिया। ये पूछा है ना मनाया गया था, किस तारीख को मनाया गया था, तो 20 मई सही है। बाकी जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो 3rd फ्राइडे ऑफ मे है। किसी भी स्पीसीज़ को लुप्त कब माना जाता है कि ये लुप्त ही हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, कितने साल तक वो नहीं देखी जानी चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है 25, 30, 45, 50 साल। बताइएगा कमेंट करके। 32 यहाँ पे नेशनल पार्क से उनकी लोकेशन में लाइए। सैडल पीक नेशनल पार्क, ये आसान सा प्रश्न है, ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार का है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का है, ठीक है। 2143 हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे पूछा है 33 में, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री जो है इस शब्द का प्रयोग कब किया? सरकार ने इस टर्म को यूज किया 1976 में पहली बार। सोशल फॉरेस्ट्री का एम क्या था, इसका लक्ष्य क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना, पौधे लगाना, पेड़ लगाना। लेकिन ये प्लांटेशन सामाजिक कब बनेगा? सामाजिक बनाने के लिए, सामाजिक वानिकी बनाने के लिए आपको कॉमन पीपल को ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये जो प्लांटेशन है ये कॉमन पीपल के द्वारा करा देना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लांटेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, तो जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया पे प्रेशर है उसको कम किया जा सकता है। और ट्रीज़ के महत्व के बारे में तो हम लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, इससे हर तरीके की डिमांड पूरी की जा सकती है। फूड की सप्लाई हो सकती है, फूड की जो नीड है, ग्रोइंग डिमांड जो हो रही है उसको मीट किया जा सकता है। चारे की ज़रूरत है, फॉडर की ज़रूरत है, फाइबर की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, हर तरीके के प्लांट हैं। तो इन सब चीज़ों से ये जो प्रेशर है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया पे वो कम हो सकता है। और सोशल फॉरेस्ट्री को कई भागों में कैटेगराइज किया गया है, जैसे हम लोग फार्म फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं, एक एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं।
फार्म वानिकी, समुदाय वानिकी और एक्सटेंशन वानिकी यानी विस्तारित वानिकी। ये जो फार्म फॉरेस्ट्री है इसमें कोई भी किसान अपनी खुद की ज़मीन पर पेड़ लगा सकता है। फार्म फॉरेस्ट्री को और थोड़ा एक्सटेंसिव वे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आ जाता है। फार्म फॉरेस्ट्री में यहाँ पे एक किसान अपनी ज़मीन पर पेड़ लगा रहा था। कम्युनिटी फार्म लैंड पे क्या होगा, यहाँ पे समुदाय काम करेगा, समुदाय की जो ज़मीन होगी उस पर ये काम किया जा सकता है। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में जो रोड के किनारे किनारे पेड़ लगाते हैं वो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री होता है। रोड के किनारे पेड़ लगाती है गवर्नमेंट, रेलवेज ट्रैक के बगल में लगाती है, कैनाल्स के बगल में लगाती है। जो आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड्स हैं, यहाँ पे सब पेड़ लगाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, चलिए 34 में पूछा है एनडीबी के बारे में। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किसका है, ये ब्रिक्स का है ना, ये ब्रिक्स का है। ब्रिक्स एक संगठन है 5 देशों का, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस बैंक के बारे में हेडक्वार्टर पूछा जाता है। हम लोग संघाई पढ़ते हैं, संघाई में हेडक्वार्टर है, चीन में। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो क्या हुए, इसकी मीटिंग ध्यान रखना। अभी 2022 में जो मीटिंग हुई है एनडीबी की एनुअल मीटिंग जो होती है वो इंडिया ने होस्ट की। पहला क्वेश्चन तो ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा डेवलपमेंट है, रिसेंट डेवलपमेंट है रीजनल ऑफिस का। एनडीबी का जो रीजनल ऑफिस है वो अब भारत में खुलेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। यानी ये जो 2022 में मीटिंग हुई है इंडिया में, यहाँ पे क्या क्या काम हुआ। ठीक है, ये बात सही है। इस बार की जो मीटिंग का सब्जेक्ट था एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट, करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मीटिंग इंडिया में हुई है ना तो ये विषय पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। दूसरा, एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। दोनों सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 देखिए, 35 में पूछा है अंतर्जातीय परिजीवता अमेंसलिज्म के संदर्भ में बताइए। इकोलॉजी इकोसिस्टम में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, मतलब सब्जेक्ट में नहीं पढ़े हैं, 2022 की टेस्ट सीरीज में पढ़े हैं दृष्टि की। हम लोग इकोसिस्टम को कैसे समझते हैं, बायोटिक एलिमेंट से समझते हैं प्लस एबायोटिक एलिमेंट से समझते हैं। इन दोनों में जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतरक्रियाएँ होती हैं, इसी अंतरक्रियाओं का जो सिस्टम है वही इकोसिस्टम है। जिनमें लाइफ है यानी फ्लोरा और फोना जो स्पीसीज़ हैं वो बायोटिक एलिमेंट में आती हैं। एबायोटिक में सॉइल आता है, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, पानी आता है, हवा आता है, ये अजैविक होते हैं। अब यहाँ पे इतने हिस्से को पकड़ लीजिए आप, बायोटिक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, और यहाँ पे बायोटिक एलिमेंट में तो बहुत सारी स्पीसीज आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज आ जाएंगी। इन प्रजातियों में कुछ प्रजातियाँ ऐसी होंगी जिनको अपना फूड प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी। कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी होंगी जिनको डिपेंड रहना पड़ता होगा दूसरी स्पीसीज़ पे। इसी चीज़ को तो बोलते हैं इंटरेक्शन, है ना, अंतरक्रियाएँ कैसे हो रही हैं। इन्हीं इंटरेक्शन में एक टाइप का इंटरेक्शन होता है एमेंसलिज्म, अंतरजातीय परजीवता, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया। जैसे एक इंटरेक्शन हम लोग सिम्बायोटिक पढ़ते हैं, सहजीवता। दूसरा इंटरेक्शन हम लोग कंपटीशन पढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा पढ़ते हैं। इसी सिम्बायोटिक रिलेशन को म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे बस देखा जाता है कि इंटरेक्शन हो कैसे रहा है, एक स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है, दूसरी स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे अगर म्यूचुअलिज्म की बात करें तो यहाँ पे दोनों स्पीसीज़ फ़ायदे में रहती हैं, घाटा किसी को नहीं होता है, नुकसान किसी को नहीं होता है। एग्जाम्पल आप लाइकेन का लिख सकते हैं। लाइकेन समझ रहे हैं ना, लाइकेन क्या होता है, ये कवक और शैवाल का मिश्रित रूप होता है। कवक यानी फंजाई और शैवाल यानी एल्गी। कवक के बारे में क्या जानते हो, फंजाई के बारे में क्या जानते हो। फंजाई अपना खाना नहीं बना पाते हैं, ठीक है, जबकि एल्गी जो हैं ये खाना बना लेते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब ये कवक खाना नहीं बना पाते हैं तो ये जीवित कैसे रहेगा, जीवित रहेगा शैवाल पर निर्भर रह के। तो कवक को शैवालों से खाना मिल जा रहा है और शैवाल को कवक से प्रोटेक्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों स्पीसीज फायदे में रही हैं, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म बोला जा रहा है। कवक और शैवाल का तो यहाँ तक सीन है कि ये कोई एक अकेला रह ही नहीं सकता है। जहाँ कवक होगा वहाँ शैवाल जरूर होगा, जहाँ शैवाल होगा वहाँ कवक जरूर होगा। दोनों को कभी अलग अलग आप नहीं देखेंगे। ठीक है, इस तरीके के बहुत एग्जांपल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं अमेंसलिज्म क्या है, अंतर्जातीय परजीवता। इसको नेगेटिव इंट्रैक्शन बोला जाता है। इंट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आगे रहेगा ना तो वहाँ पे जितने भी इंट्रैक्शन है, ये इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन है, उनको एक साथ देख लेंगे। यहाँ पे इतना समय नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पे सीख ली। इसको क्या बोला जा रहा है, नेगेटिव इंटरेक्शन, यानी दो स्पीसीज जो हैं। और यहाँ पे एक बात और बिल्कुल ध्यान से सीखिए, ये जो इंटरेक्शन होता है दो स्पीसीज में, दो प्रजातियों में, उन दो प्रजातियों में एक प्रजाति प्लांट भी हो सकती है, ठीक है, एक प्रजाति जंतु जगत से भी हो सकती है।
ऐसा मत समझना कि ये जो इंटरेक्शन होता है वो जंतु जंतु में हो रहा है या जीवो जीवो में हो रहा है। एक स्पीसीज प्लांट भी हो सकती है, दूसरी स्पीसीज जंतु भी हो सकती है, या फिर दोनों जंतु हो सकते हैं, या फिर दोनों प्लांट हो सकते हैं। इस चीज़ को आप उदाहरण से समझिए। जैसे एक घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है, ग्रासलैंड है। इस घास के मैदान पर गाय चल रही है, चर नहीं रही है, चल रही है सिर्फ। गाय को घास के मैदान पर अगर चलाओगे तो ये अलग इंट्रैक्शन हो जाता है, और अगर चरा दोगे, ग्रेजिंग करा दोगे, तो ये अलग तरह का इंट्रैक्शन हो जाता है। तो गाय के चलने से ये जो घास की पत्तियां हैं, घास है, ये तो कुचल रही है ना गाय के पैरों से। तो यहाँ पे गाय को कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? गाय को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन घास का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्पीसीज़ को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और दूसरी स्पीसीज़ को नुकसान हो रहा है। इस तरह का इंट्रैक्शन जो है वो अमेंसलिज्म होता है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया गाय को चलाने का, ये अमेंसलिज्म का एग्जांपल है। अगर चरा दोगे, ग्रेजिंग करा दोगे, तो अलग इंट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजिंग कराने से क्या होगा, घास खाएगी गाय, और घास खाएगी तो गाय को फ़ायदा होगा, तो उसको फूड मिलेगा, यानी वो फ़ायदे में है। लेकिन घास का नुकसान है, तो यहाँ पर देखो अलग तरीके का इंट्रैक्शन हो जाएगा। कर लेंगे अब। चलिए अब जल्दी से पढ़िए। पहली बात क्या लिखी है, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है, तो ये तो गलत है। दूसरा है कुटकी या फिर टिक, टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परजीविता का एक उदाहरण है। इसमें क्या क्या हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है, यानी टिक को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि खून चूस रहा है, उसको पोषण मिल रहा, तो एक फ़ायदे में। लेकिन जिस जीव का ब्लड सक किया जा रहा होगा उसको तो नुकसान हो रहा है ना। तो ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये तो परजीविता है ना, ये तो पैरासिटिज्म है, परजीविता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे दोनों बातें अमेंसलिज्म में गलत लिखी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए 36 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देख लीजिए लक्षद्वीप, यहाँ पे आइलैंड्स हैं, गल्फ ऑफ कच्छ है, मन्नार की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। लक्षद्वीप में प्रवाल पाए जाते हैं, प्रवाल भित्ति पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, खंबात की खाड़ी में ये प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रवाल के बारे में तो जानते होंगे, ये प्रवाल क्या होते हैं, ये जीव है, ये जीव होते हैं और ये बसेरा प्रदान करते हैं। बसेरा यानी इन्वायरमेंट की भाषा में हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है 37 कीजिए। 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया। देखिए राज्य के प्रत्येक ज़िले में ये नर्सरी खोली जा रही है। जो डायरेक्शन है, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 नर्सरी खोली जाएंगी। तो 75 डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी में, तो 75 में कितना हो जाएगा, 150 नर्सरी। ये 2 फैक्ट ये याद रखना है, हर ज़िले में 2 नर्सरी और सारे ज़िलों में 150 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्णय किस राज्य के द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश याद रखना है। यह कार्य किस देश की सहायता से किया जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इजराइल याद रखना है, क्योंकि इजराइल के बारे में हम लोग जानते हैं। इजराइल कैसी कंट्री है, ये हाई एग्रोटेक कंट्री है। इन हाईटेक नर्सरी को डेवलप किया जाएगा पंचायती राज संस्थान विभाग द्वारा। ठीक है, कृषि विकास विभाग नहीं लगाना है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए 38 देखिए, 38 में पूछा है नेशनल पार्क के बारे में पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में बताइए। राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, ये करेक्ट है या फिर गलत है। एक एक्ट हम लोग पढ़ते हैं जो नीचे लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीवन अधिनियम 1972 का जो एक्ट है, इसमें दोनों के लिए प्रोविज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंचुरी को घोषित कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सेंचुरी को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है, और वही चीज़ स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था ना, रानीपुर नेशनल पार्क, रानीपुर नेशनल पार्क चित्रकूट, ये किसने अप्रूव किया था, उत्तर प्रदेश ने। तो ये कैसे किया उन्होंने, 1972 का जो एक्ट है इसी में प्रोविज़न है, इसी के तहत तो किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी स्टेट किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, राज्य सरकारों को भी अधिकार है। दूसरे में पूछा है ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। ये संरक्षण मूल्य क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश देखिए थोड़ा सा, कंजर्वेशन वैल्यू। कंजर्वेशन वैल्यू का मतलब है कि उस क्षेत्र में कैसा नेचुरल रिसोर्स है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, ओपन स्पेस कैसा है, कुछ ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है। इस तरह की जो बातें होती हैं वो संरक्षण वैल्यू में आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, सेंचुरी पढ़ रहे हैं, अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, और दूसरी एंटिटी है नेशनल पार्क।
सेंचुरी की क्या कंजर्वेशन वैल्यू होना चाहिए, नेशनल पार्क की क्या कंजर्वेशन वैल्यू होना चाहिए, इसका स्पेसिफिक यहाँ पे डिटेल्स दिया नहीं है 1972 के एक्ट में, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है, सही बताना है, केवल एक हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए 39 देखिए, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट। जंगली प्रजातियों का जो सस्टेनेबल यूज है, इसकी असेसमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है? ऑप्शंस तो सब उसी से रिलेटेड है और इसको इम्पोर्टेंट मान के चलना। इसको रिलीज किया जाता है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IBPES। हो सकता है पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ इस संस्था को। डी ऑप्शन सही है। 40 देखिए, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये सब तो जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, याद रखना है। इस रिपोर्ट को बनाने का काम करती है WHO और यूनिसेफ। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी लिखा है, इसको समझ रहे हैं ना? इसको WHO के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। जैसे कोई विकलांग है, उसका एक पाँव नहीं है, तो कुछ रोबोट बना के, कुछ उसकी आर्टिफिशियल लेग बना के उसको लगा दिया जाए तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो जाएगी ये। एक्सीडेंट में अगर हाथ कट गया तो आर्टिफिशियल हैंड की व्यवस्था हो जाए उस इंसान को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे, AI पे काम करे। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इनको ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। चलिए 41 देखिए, यहाँ पे मई 2022 से 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? देखिए यहाँ पे मृत्यु वाले फैक्ट काम आ रहा है ना, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। 1833 राजा राम मोहन राय साहब, इनकी मृत्यु हो गई थी, बैंटिक के काल में थे। इनके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट भी पढ़ते हैं। 1828 में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और 1833 से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनका जन्म किस ईयर में हुआ था ये तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जयंती लिखा हुआ है। 250वीं जयंती इन्हीं की मनाई जा रही है, राजा राम मोहन राय साहब की। ठीक है, चलिए 42 देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, UN द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा किस दशक को डिकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया था? डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण। करेक्ट आंसर है 2010 से 2020। ठीक है, ABCD, ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत टाइप हो गए इनके। ये A है, B है, ये C है और ये D है। D सही है। 43 में मरुस्थल बायोम के बारे में पूछा है। बायोम समझते हैं ना? बायोम एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ये वेजिटेशन और एनिमल का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इनको क्लाइमेट और लेटीट्यूड के आधार पर डिटरमिन किया जाता है, पहचाना जाता है, और एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किए रहते हैं। एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम एक बहुत छोटी एंटिटी है। ये बड़ा सा गोला ये बायोम है और ये छोटे छोटे से ये इकोसिस्टम है। क्लियर है? दरअसल इकोसिस्टम और बायोम ये अलग अलग चीज़ें हैं। बायोम क्या है? बायोम एक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया को, स्पेसिफिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम तो इंटरेक्शन है बायोटिक एलिमेंट में और एबायोटिक एलिमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर डेजर्ट की बात हुई है, तो डेजर्ट में क्या सीन रहेगा? वर्षा कम होगी, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और डेजर्ट जो बायोम रहेगा, मरुस्थल रहेगा, वहाँ की पेड़ों की पत्तियाँ मांसल होती हैं, सुकुलेंट होती हैं। इन सबको तो हमने सीखा है ना, तो ये भी ठीक है। डेजर्ट प्लांट के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनकी प्रॉपर्टीज़ में इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, छोटे आकार की होती हैं और कांटेदार होती हैं। कांटेदार होने का कारण क्या रहता है? ताकि वेपराइजेशन कम से कम हो सके, एवापोरेशन कम से कम हो सके। वेपराइजेशन कम से कम होगा तो डेजर्ट प्लांट्स में जो पानी है वो स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा रह जाएगा। और साथ में ये भी सीखा था कि डेजर्ट प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। फोटोसिंथेसिस भी सीखा था कि फोटोसिंथेसिस पत्तियाँ तो करती ही हैं। डेजर्ट प्लांट के कुछ डेजर्ट प्लांट ऐसे हैं जिनके तने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे डेजर्ट प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, पत्तियाँ अनुपस्थित रहती हैं। और जब पत्तियाँ नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो फोटोसिंथेसिस स्टेम कर देगा। ठीक है, उन पौधों का स्टेम कर देगा, तना कर देगा, क्योंकि तने में क्लोरोफिल पाया जाता है। इतना क्लियर है? यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 देखिए, यहाँ पे IFPRI जो एक संस्था है, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से बताइए।
इस संस्था का पूरा नाम है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। अब यही बात हम लोगों को सीख लेना है कि इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या क्या कहा गया। इस रिपोर्ट में भारत के लिए बोला गया है कि 2030 तक भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 16% तक घट जाएगा, और अगर खाद्यान्न घट जाएगा तो फिर भूखमरी की समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। वैसे भी अभी भी गंभीर ही है। तो 2030 तक जो कैलोरी अमाउंट ज़रूरत है हर इंसान को, यानी हर भारतीय को, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान में अगर पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन की बात करें तो 2600 किलो कैलोरी चाहिए, ये वर्तमान में है। और ये रिपोर्ट बोल रही है कि 2030 तक भी इतनी ही रहेगी, ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। तो ठीक है, पहला पॉइंट पढ़िए। पहली बात क्या लिखी है? जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्या का सामना। ठीक है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। खपत पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, दूसरा गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार खपत पर कोई प्रभाव नहीं बताया गया है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, चलिए 45 देखिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 1962, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 30 साल बाद बनी थी, 1962 के बाद 30 साल बाद 1992 में। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, एक्ट पढ़ते हो ना बायोडाइवर्सिटी का 2002 वाला, तो इस प्राधिकरण की जो स्थापना की गई होगी वो इसी समय के आसपास होगी। और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 हो जाएगा। ठीक है, मिला लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं दिख जाएगा मैचिंग में। 46 देखिए। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम MAB जो है वो किसका प्रोग्राम है? ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। ठीक है, यूनेस्को बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जिसमें से एक MAB है। हेरिटेज साइट का प्रोग्राम चलाती है, क्रिएटिव सिटी का है ना, क्रिएटिव सिटी का भी प्रोग्राम चलाती है, रचनात्मक शहर जो पढ़ते हो, ये सारे प्रोग्राम यूनेस्को के हैं। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, यानी एडवोकेट जनरल? आर्टिकल बताइए जल्दी से। आर्टिकल 165 में है। महाधिवक्ता क्या होता है? जैसे हम लोग सेंट्रल लेवल पे AGI पढ़ते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल। उसी तरह राज्य में जो सबसे बड़ा सरकारी वकील है जो राज्य सरकार का पक्ष रखता है, उसे एडवोकेट जनरल बोला जाता है। आर्टिकल 165 में वर्णित है। इनका नाम है अजय कुमार मिश्रा। इनके छोटे भाई जस्टिस भी हैं हाई कोर्ट में, अश्विनी कुमार मिश्रा साहब। डी ऑप्शन सही है। 48 में एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से होकर शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश पढ़ लेना। इस प्रोसेस को बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अनुकूली विकिरण। चलिए 49 देखिए। 49 में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूछा है। आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है कि पहले कुछ और बायोम था, कुछ समय बाद, ये ज्योग्राफी में कुछ समय लाखों वर्ष का समय हो जाता है, कुछ समय बाद ये दूसरे तरीके का बायोम बन गया, फिर कुछ समय बाद कुछ और तरीके का बायोम बन गया। जैसे पहले डेजर्ट हुआ करता था, फिर यहाँ पे कवक शैवालों की उत्पत्ति हो गई, प्लांट्स ग्रो हो गए, कुछ दिन बाद ये जंगल बन गया। तो पहले जो बायोम था वो डेजर्ट हुआ करता था, फिर लाखों साल बाद क्या हुआ, ये फॉरेस्ट बायोम के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी का स्थान दूसरी कम्युनिटी ने ले लिया। अब यहाँ पे सक्सेशन में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे लिखा है पहली बात द्वितीयक अनुक्रमण, यानी जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, इसमें जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन है, ये सेकेंडरी सक्सेशन नहीं है। जब प्राइमरी सक्सेशन एक बार हो जाता है तो फिर दूसरी कम्युनिटी इन पर हावी हो जाती है। ठीक है, तो पहला वाक्य गलत लिखा हुआ है। दूसरे में लिखा है अनुक्रमण में जो क्रमिक प्रजातियां हैं ये चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसर होती हैं। क्रमिक प्रजातियों का मतलब है ट्रांजिशनल जो कम्युनिटी हैं, संक्रमणकालीन जो कम्युनिटी हैं, और चरमोत्कर्ष प्रजातियों का मतलब है जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती हैं। और एक कम्युनिटी होती है पायनियर कम्युनिटी, जो बिल्कुल शुरुआती दौर की होती हैं, पहली बार एंट्री मारती हैं। जैसे पायनियर में क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, कवक पढ़ रहे थे, शैवाल पढ़ रहे थे, यानी लाइकेन पढ़ रहे थे, तो लाइकेन पायनियर है, सबसे पहले यही उगेगा, उसके बाद जंगल बनेगा।
अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सी कम्युनिटी आपको दिखती है? आपको फाइटोप्लैंक्टन दिखता है, आपको जू प्लैंक्टन दिखता है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, ये तालाबों का, सागरों का पाइनियर कम्युनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो सीरियल कम्युनिटी है, सीरियल कम्युनिटी इंग्लिश में लिखा है, सीरियल कम्युनिटीज़ को ट्रांजिशनल कम्युनिटी भी बोलते हैं और संक्रमणकालीन भी बोलते हैं और क्रमक प्रजातियाँ भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। दूसरी बात सही है, सक्सेशन के दौरान ये जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ ऐड होती हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। यहाँ पे थोड़ा मिटा लें, खिचड़ी पक गई, केवल 2 हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए 50 देखिए, 50 में पूछा है, ये जो लिखा है इंडिया एआई, यहाँ पे एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, के संदर्भ में बताइए। पहला लिखा है भारत का ये जो नेशनल एआई पोर्टल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। सही है। दूसरा है ये जो पोर्टल है माइटी और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न और आईआईटी मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। ये जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट वेंचर में तो है, लेकिन ये लास्ट में जो आईआईटी मद्रास लिखा है ये नहीं है, इसकी जगह नासकॉम है। ठीक है, नासकॉम। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक, इमेज लगा दूंगा तो थोड़ा देख लेना पॉज करके। 51 देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट ये जारी की है? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और तीसरे ऑप्शन से बचना है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसको जारी करने वाली संस्था है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पूछा जाता है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। रोम कहाँ पे है? ये इटली में है। और यहाँ पे फूड है तो फूड डे भी याद कर लेते हैं, 16 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को। इंडिया की अगर बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तो एक फैक्ट जल्दी से रिकॉल कीजिए जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, शायद करंट अफेयर्स में कवर किया है। 2021 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें मैंग्रोव का कंट्रीब्यूशन बताइए। मैंग्रोव का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितने क्षेत्रफल में मैंग्रोव है? अगर इंडिया के पूरे जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये परसेंटेज होता है 0.15%। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत के टोटल जियोग्राफिकल एरिया में 0.15% एरिया पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। भारत का एरिया कितना है? लगभग हम लोग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है ना। अगर इसका आप 0.15% निकालेंगे तो 4092 किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है, यानी इतने से एरिया पर बस मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, चलिए 52 देखिए, 52 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जलीय जीवों के बारे में बताइए। 3 तरीके के हम लोग जलीय जीव पढ़ते हैं, एक बेंथोस पढ़ते हैं, एक न्यूस्टोन पढ़ते हैं, न्यूस्टोन, और तीसरे जो जलीय जीव हैं उनको बोला जाता है पेरीफाइटन। किसी भी वाटर बॉडी के नितल पे यानी बिल्कुल बॉटम में जो जलीय जीव पाए जाते हैं उन्हें बेंथोस बोला जाता है। क्लियर है। न्यूस्टन, आप यहाँ पे न्यूस्टन का एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कहाँ रहता है? जैसे ये वाटर बॉडी है, मैंने वाटर बॉडी बनाई, ये वाटर बॉडी है, जो नितल पे रह रहे होंगे वो बेंथोस हैं, और जो इस एरिया में रहते हैं यानी हवा के एरिया में और पानी के एरिया में, यानी जो पानी और एयर का ट्रांजिशन जोन है, इस जोन में रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, इनको बोला जाता है न्यूस्टोन। और तीसरे प्रकार के जलीय जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं पेरीफाइटन। ये जैसे अगर नितल की बात करें, ये बॉटम की बात करें, तो बॉटम में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूटेड होते हैं, जड़ वाले होते हैं, तो इन्हीं जड़ों में रहते हैं ये तीसरे प्रकार के जलीय जीव। ठीक है, अब पढ़िए, पहला ऑप्शन पढ़िए, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं नितलस्थ जीव वे हैं जो जल राशियों के तल में पाए जाते हैं, यानी ये बेंथोस की बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा है पेरीफाइटन अनासक्त जीव हैं, इंग्लिश पढ़ लीजिए, अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो जलवायु अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जैसे पिलावी पादप। ये किसकी परिभाषा इन्होंने लिख दी है? ये न्यूस्टन की परिभाषा लिख दी है उन्होंने। ठीक है, न्यूस्टन। तो दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही है। 53 देखिए, भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? अब यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। देश का जो सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जू है, वो है मार्बल पैलेस चिड़ियाघर, ये कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता में। 54 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय, इसको करंट अफेयर्स में हम लोग कवर किए हैं। ये जो ट्राइबल म्यूजियम है, थारू जनजातीय संग्रहालय, किस जिले में खोला गया? करेक्ट आंसर है बलरामपुर।
ध्यान रखना आने के पूरे पूरे चांस हैं। 55 देखिए, ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूछा। ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में बताइए। इस फ्रूट को सुपर फ्रूट भी बोला जाता है। इसको खाए हैं? खाने में बड़ा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, टेस्ट में बिल्कुल बेकार है, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से इसका नाम सुपर फ्रूट रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। ख़ासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत ये बेनिफिशियल रहता है। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा खेती कर रहा है इस फ्रूट की, उस राज्य का नाम है मिज़ोरम। मणिपुर नहीं है, मिज़ोरम। ध्यान रखेंगे। तो पहला गलत हो गया। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है, ये ठीक है, तो केवल 2 हो जाएगा। चलिए 56 देखिए। 56 आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है। डेंड्रो से हम लोग क्या समझते हैं? ट्री को, और जहाँ पे क्रोनो लिखा रहता है तो क्रोनो रूट वर्ड किसका होता है? टाइम का, है ना, टाइम लैप्स का। तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन। किसी वृक्ष के बलयों द्वारा उसकी आयु की गणना करना, सी ऑप्शन। और वैसे भी सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वृक्ष की आयु की गणना कैसे की जाती है। ऑप्शंस में ये बलय दिख जाता है, रिंग्स दिख जाती हैं। ठीक है, चलिए 57 देखिए। यहाँ पे विश्व खाद्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, ये वर्ल्ड फूड पुरस्कार, इसके संबंध में बताइए। रतनलाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये रतनलाल को नहीं दिया गया, ये दिया गया है सिंथिया रोसेनबेक को। ये नासा के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, नासा के साइंटिस्ट हैं। पहला गलत है। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है, ये ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। रतनलाल साहब ने जीता था 2020 का फूड प्राइज़, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज़। और अगर 2021 की बात करें तो ये जीता था डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, शकुंतला हरक सिंह ने। 2020 देख लिया, 2020 रतनलाल, 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह और 2022 सिंथिया रोसेनबेक, नासा के साइंटिस्ट। चलिए 58 देखिए। यहाँ पे सुपोषण के बारे में पूछा है, यूट्रोफिकेशन। कई बार हम लोग इसको सीख चुके हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इस शब्द को पकड़ लीजिए। सुपोषण, किसी चीज़ का पोषण बहुत अच्छी तरीके से हो जा रहा है ना, वही तो हुआ सुपोषण। और ये सुपोषण किसका हो रहा? पॉन्ड का हो रहा है, तालाब का हो रहा है। तालाब में जो पानी भरा है उसका सुपोषण हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, पोषक तत्व आ गए, इवन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में आ गए। इतने एक्स्ट्रा अमाउंट में आ गए हैं कि वहाँ पे प्लांट की भरमार हो गई है। और कौन से प्लांट? खासतौर से एलगी, शैवाल। और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी को ये ढक लेते हैं, पूरी तरीके से ऊपर ढक लेते हैं। तो पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव शब्द है, जबकि ये पॉजिटिव शब्द नहीं है। एक तरह से ये वाटर पॉल्यूशन है। इस वाटर बॉडी की जो स्पीसीज़ हैं, जो इस वाटर बॉडी में स्पीसीज़ रह रही हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। सब मर जाती हैं, मछलियाँ मर जाती हैं, और भी स्पीसीज़ मर जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। और ये जो सुपोषण हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में मिल जा रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये कारखानों से आ रहे हैं, ये खेतों से आ रहे हैं, जो उर्वरक पानी में मिल के आ रहा है। और उर्वरक में क्या है? NPK है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो ये तो न्यूट्रिएंट्स हैं। और जहाँ पे प्लांट को NPK मिल गया तो फिर उसका ग्रो होना तय है। तो ये वही यहाँ पे ये ग्रो दिखा रहा है, लेकिन इससे वाटर बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्लियर है? तो आप कर लीजिए इसको। या ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय यानी वाटर बॉडी पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। ठीक है, देख लिया। यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। ठीक है, एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है वाटर में। दोनों सही हैं, यहाँ पे दोनों सही हैं। चलिए 59 देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बाकी ये जो लिखे हैं, जल अधिनियम 1974, ये भी याद रखना है, इनको भी सीखिए साथ में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रखिए, जल वाले को 1974। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ये तो जानते ही हैं। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो इसी अधिनियम के तहत बनाया गया है। इसलिए एक ऐसी बॉडी है, जो भी बॉडी अगर संसद के अधिनियम के द्वारा बनती है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, यानी सांविधिक संस्था बोलते हैं। ये सब बेसिक सी बातें आप लोग जानते हैं। चलिए 1972 ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1980 फॉरेस्ट एक्ट, और 1986 भी ऑप्शन में दिख रहा है पर्यावरण अधिनियम, और 2002
बायोडाइवर्सिटी एक्ट। 60 देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अवशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 250 याद रखना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये योजना है कि लगभग हर गांव को प्लास्टिक वेस्ट से फ्री करना है, मुक्त करना है। ठीक है, 250 याद रखना। 61 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो जान रहे होंगे, करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये रैट्स है। और ये क्षेत्रीय एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की जो बात हुई थी, ये हुई थी SCO में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। SCO में मेंबर कितने हैं? मेंबर 8 है, और रिसेंट मेंबर हैं पाकिस्तान और इंडिया। रिसेंट का मतलब 2017 में। एक मेंबर और आने वाला है 2023 में। 2023 तो आ ही गया, ईरान। ये सही है, ये बात सही है, ईरान आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन पूछने का कारण ये है कि जो रैट्स की मीटिंग हुई है ये न्यू दिल्ली में हुई है, ये भी ध्यान रखना है आपको, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। 62 देखिए, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि। करेक्ट आंसर है नेकनामपुर झील, हैदराबाद। ये ऑप्शन सही है। 63 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? आसान सा क्वेश्चन है। 73 में की गई थी, ईयर से यहाँ पे आसान हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973। टोटल टाइगर रिजर्व बताएंगे? टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में? 53 है। और टाइगर से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है? ये डेट 29 जुलाई। 29 जुलाई को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, चलिए 64 देखिए। 64 में भारत के पहले अमृत सरोवर, इसको रेज कर लो थोड़ा। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। पहला प्रश्न है कि पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो रामपुर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर रामपुर में पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि PCS से पूछ सकता है। पटवाई नामक जगह पर यह उद्घाटन हुआ है। तारीख है 13 मई 2022। 65 में उद्विकास को इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन। उद्विकास के संदर्भ में बताइए। हम लोग कोविड के चलते इस वेरिएंट शब्द को बहुत अच्छी तरीके से सीखें। एक कोविड का वेरिएंट खत्म होता था तो दूसरा एंट्री कर जाता था, फिर तीसरा आ जाता था। इसका मतलब क्या है कि वेरिएंट पूरी तरीके से समाप्त हो ही नहीं सकता। तो ये वेरिएंट वाली बात तो हम लोगों ने कोविड से सीख ली। ये यहाँ पे क्या लिखा है? समाप्त नहीं हो सकता है ना, तो सही लिखा है। दूसरा है दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का मतलब है कि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को पैदा कर ले रहे हैं, डेवलप कर ले रहे हैं। और ये चीज़ हो क्यों रही है? ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करने से, एक्सेसिव यूज करने से। तो ये तो इंसान ही कर रहा है ना, तो दो भी सही है यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 देखिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस संरक्षण हेतु अपनाया गया था? बायोसेफ्टी हम लोग पढ़ते रहते हैं, है ना, बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी का मतलब है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल में ये बातें हैं, ये ऑप्शन सही। 67 देखिए, हाल ही में भारत का पहला ब्रिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया। ये जो ऑटिज्म लिखा हुआ है यह एक डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसऑर्डर है, बीमारी है। इसी डिसऑर्डर से जो पीड़ित व्यक्ति हैं इन्हीं के सपोर्ट के लिए ये नेटवर्क बनाया गया है टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा। ठीक है, 68 देखिए। 68 में पूछा है प्रबाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? ये तो आसान हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी हम लोगों ने इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पढ़ा था, उसमें से एक पढ़ा था म्यूचुअलिज्म, है ना, म्यूचुअलिज्म। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। जब दो स्पीसीज का इस तरीके से इंटरेक्शन रहे कि दोनों को फायदा हो, नुकसान किसी को नहीं हो, तो वो सहजीवी संबंध बोला जाता है। जैसे अगर प्रवाल की बात करें, यहाँ पे कोरल्स की बात करें, तो कोरल्स क्या हैं? ये जीव हैं, और ये जीव हैबिटाट प्रदान करते हैं, बसेरा प्रदान करते हैं, जगह प्रदान करते हैं जू जंतली को। ठीक है, जू जंतली यानी आप इसको शैवाल समझ लीजिए, छोटे छोटे शैवाल, सूक्ष्म शैवाल। तो यहाँ पे दो स्पीसीज हो गई, एक प्रवाल हो गई और दूसरी स्पीसीज ये जू जंतली हो गई, शैवाल हो गई, और दोनों फायदे में रहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जू जंतली। 69 में पूछा है अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
पहले यहाँ पर रेड को समझ लीजिए। रेड का मतलब है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करके ट्रीज़ लगा के एमिशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट वाली बात हो रही है, तो कुछ कुछ लग रहा है कि सही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहला तो सही है, अमेजन फंड एक REDD+ तंत्र है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वन उन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है प्रतिपूर्ति योग्य निवेश। जो भी दान इस फंड में आएगा उसका रीएम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा, प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। ये निवेश होगा नॉन रीएम्बर्सेबल नेचर का। यहाँ पे प्रतिपूर्ति के आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैर प्रतिपूर्ति होना चाहिए, है ना, गैर प्रतिपूर्ति। तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया। देखिए अगर यहाँ पे एक शब्द का भी ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर देंगे। वो यही बात आपसे जानना चाह रहा था। सी ऑप्शन में लिखा है अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राज़ीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और चौथा है अमेजन फंड की एक मार्गदर्शन समिति है, कोफा है, ठीक है, ये भी सही है। गलत बताना था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 17 में पूछा है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है। फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश सरकार का। पर्पज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बढ़ाना है, ग्रीनरी को इंक्रीज करना है, जिसके तहत फूड फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। फूड फॉरेस्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फूड फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए कितने ज़िलों को चुना। तो ये भी आपको याद रखना है, 15 ज़िले। इन 15 ज़िलों में 15 को याद रखना तो बहुत कठिन है, लेकिन नंबर ज़रूर याद रखें और मोटा मोटा फिगर याद रखें कि ये जो ज़िले हैं, 15 ज़िले हैं, ये वेस्ट यूपी वाले हैं, ठीक है, वेस्ट यूपी वाले हैं। अगर ये वेस्ट यूपी ही आपको याद रहा तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन जालौन लिखा। जालौन कहाँ पे है, ये तो झांसी जालौन बुंदेलखंड का रीजन है, वेस्ट यूपी तो होगा नहीं, तो आप चौथे को निकाल दीजिए, बाकी सब सही है। बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, 1 2 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए साहब, तो ये 70 क्वेश्चन कीजिए, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।